और 10 फ्रॉड के दहन की शुरुआत जो हम पहले फ्रॉड के दहन की कर रहे हैं वो है लोन ऐप फ्रॉड की बात। कैसे इंस्टेंट लोन के नाम पर जालसाज भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, इसे लेकर आज नहीं बल्कि तकरीबन 2 साल से हम जी बिजनेस इस पर एक मुहिम भी चला रहा है, जिसकी बहुत सराहना आपने भी की है और इसका असर भी देखने को मिला। पुलिस से लेकर आरबीआई और सरकार, हर कोई हमारी इस मुहिम के बाद हरकत में आया और इंतजामात किए गए कि कैसे एक आम आदमी को फर्जी लोन ऐप के इस रावण से बचाना है। जी बिजनेस अपनी ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए मुहिम चला चुका है और यह मुहिम अभी भी जारी है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि जब तक संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता, समूल संहार नहीं हो जाता इस रावण का, इस फ्रॉड के रावण का, हम चुप नहीं बैठेंगे। रिजर्व बैंक से लेकर वित्त मंत्रालय लगातार सक्रिय है, लेकिन कैसे मिलेगा इन ठगों से पूरी तरह से छुटकारा? आज हम फिर से अपने दर्शकों को सावधान कर रहे हैं। थोड़ी सी असावधानी आपको तबाह कर सकती है, आपकी गाड़ी कमाई आप खो सकते हैं। जालसाज यूजर्स का पर्सनल डेटा चोरी कर 200 से 500% तक ब्याज वसूली करते हैं और अगर कोई इसे चुकाने में नाकाम हो जाता है तो फिर शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का खेल। और इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता जी। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको दशहरा की। और जितनी भी अब तक कार्रवाइयां हुई हैं फर्जी लोन ऐप से बचाने की, चाहे वो आरबीआई है, चाहे वो सरकार है, चाहे वो पुलिस की ओर से की गई है, क्या आप मानते हैं कि ये कार्रवाइयां सही दिशा में जा रही हैं? दीपक जी, पहले मैं आपको जी बिजनेस को बहुत बधाई देता हूं कि त्योहार के मौके पर आपने इतनी एक नई तरह की क्रिएटिव तरीके की एक मुहिम चालू की है। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि 2 साल पहले जब आपने इस बारे में जागरूकता फैलाने की शुरुआत की थी, मैं उसका हिस्सा था। बिल्कुल सर। और आपके प्रयासों से बड़े स्तर पर, अगर हम इस पूरे मर्ज के, आप दशानन की बात कर रहे हैं, मैं 5 हिस्सों को मानता हूं कि 5 चरणों में इस मर्ज का उपचार होगा। तो पहले है मर्ज को समझना। अब हम सब समझ गए हैं कि मर्ज नहीं महामारी है। दूसरा है उसके सबूत। तो जिस तरीके से पूरे देश में कॉल सेंटर, फर्जी कंपनियां सुसाइड हो रही हैं, तो सबूत भी सामने आ गए हैं। तीसरा कानून। तो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई उसमें क्लियर हो गया कि कानूनी व्यवस्था बिल्कुल क्लियर है, वो चाहे एनबीएफसी की हो, चाहे रिजर्व बैंक की हो, चाहे बैंकों की हो। चौथा है निर्णय। तो सरकार ने निर्णय भी लिया है और एक्शन हो रहा है। अब 5वां उपचार है। मुझे लग रहा है उपचार सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए इस महामारी पे लगाम नहीं लग पा रहा है। उपचार बड़ा सिंपल है, जो 2 साल पहले मैंने बोला था उस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि वही लोन ऐप्स जो सरकार के सारे कानूनों का पालन करें, सिर्फ उनको ही एप्पल और गूगल के प्ले स्टोर में ऑपरेट करने की इजाजत मिलनी चाहिए। बाकी सारी ऐप्स को बैन कर दिया जाए और यह काम आईटी मिनिस्ट्री के तहत होगा। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आरबीआई से ज्यादा आईटी मिनिस्ट्री की भूमिका है। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी। स्वाभाविक रूप से। और इस दिशा में कुछ काम तो देखिए हुआ है। हमारी इस मुहिम के बाद सबसे पहले एप्पल ने और गूगल ने अपनी प्ले स्टोर की जो डेवलपर पॉलिसी है, खासतौर से गूगल ने अपनी डेवलपर पॉलिसी जो है उसमें तब्दीलियां लाई थी। अब ऐसे ही कोई गूगल प्ले स्टोर पर जो है अपना ऐप नहीं डाल सकता है, उसको बताना पड़ेगा कि वो किस एनबीएफसी या बैंक से संबद्ध है और उसके रजिस्ट्रेशन और जो उससे जुड़े हुए जितने भी लाइसेंस हैं उनको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आ सकते हैं। और इस पर सख्ती लगातार की जा रही थी, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि प्ले स्टोर के इतर भी, चलिए प्ले स्टोर तो फिर भी एक ऐसा इकोसिस्टम है जो शायद कंट्रोल हो सके, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह इस तरह के ऐप्स जो हैं एपीके फॉर्म्स में और दूसरे फॉर्म्स में अभी भी मौजूद हैं। तो कैसे संपूर्ण सफाया करेंगे, करना क्या होगा? क्या एक अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है विराग जी? नहीं, मैं दीपक जी नहीं मानता हूं कि अलग से कानून बनाने की जरूरत है। जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन जो लोग मंदी का शिकार हैं, गरीबी बेरोजगारी का शिकार हैं, वो अभिशप्त हैं। हमें 2-3 बातें समझने की जरूरत है। दिल्ली में प्रदूषण को लगाम लगाने के लिए
पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी है, और अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो अब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है। एक्सीडेंट रोकने के लिए पीछे सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, और अभी अमेरिका की उस पे खुफिया एजेंसी के इनपुट्स के बेसिस पे कल सीबीआई ने 105 जगह छापे मारे। हमारा बड़ा सीधा सा सवाल यह है कि जब आप डेवलपर पॉलिसीज में बदलाव की बात करते हैं, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन से गूगल और एप्पल ने जो कदम उठाए हैं, मैं समझता हूं उसमें थोड़ा सा लोचा है, और वो लोचा खत्म हो जाए तो यह समस्या 95% कंट्रोल में आ सकती है। लोचा ये है कि भारत के जो कानून हैं, उन कानूनों के तहत एनबीएफसी के लिए एक कानून है, इन कंपनियों का बैंकों के साथ क्या करार होना चाहिए वो कानून है, कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था होना चाहिए वो कानून है, और जो लेंडिंग के बारे में आरबीआई के कानून है वो भी हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो ऐप इस कानून का पालन करे, सिर्फ उसी ऐप को ही इन प्लेटफॉर्म्स पे जगह मिले। अभी क्या है कि कानून के पालन करने वाले ऐप्स को एक अलग कैटेगरी में बनाया गया है, लेकिन दूसरे गैर कानूनी ऐप्स भी अभी वहां पर प्लेटफॉर्म में सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो क्यों हो? और आईटी रूल्स जो 2021 है उसके तहत सरकार के पास पूरी अथॉरिटी है कि जो भी ऐप्स भारत के कानूनों का पालन नहीं करें उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो हमारे अनुसार उन सारे ऐप्स को 24 घंटे के भीतर निकाला जा सकता है कि कौन से ऐप्स हैं जो लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं, उनकी लिस्ट को आईटी मिनिस्ट्री भेजा जाए और उनके खिलाफ आदेश निकाल दिया जाए, तो लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी। गैर कानूनी ऐप्स को भारत में एक कारोबार करने की कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ईडी ने छापे में लगभग 26 करोड़ रुपए का अवैध रेमिटेंस पकड़ा है। यह सिर्फ लोगों को शोषण की बात नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है। देखिए, पिछले महीने ही जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस आई हैं, वो भी हमारी जी बिजनेस की मुहिम के बाद लगातार जो हमने फॉलोअप किया और इस बात को स्वीकार किया, खुद जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ एक्सक्लूसिव जो बातचीत हुई थी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब की, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जी बिजनेस लगातार ये आवाज उठा रहा है और उस दिशा में काम किया जा रहा है और डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस आई। इसके अलावा सितंबर 8 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बाकायदा एक मीटिंग के बाद आरबीआई को डायरेक्ट किया कि आप एक व्हाइट लिस्ट बनाइए लोन ऐप्स की, जो एसेस करने के बाद होगी और अप्रूव करने जो गाइडलाइंस के तहत अप्रूव्ड और एसेस होंगी, उनकी एक व्हाइट लिस्ट बनाई जाए और वो ही लोन ऐप जो है वो गूगल स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर मिले। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अभी रह गया है। आप इस पूरी जड़ में देखिए विराग जी, इस पूरे विवाद, ये जो पूरा फ्रॉड है, इसकी जड़ में है अनाप शनाप ब्याज। दुर्भाग्यवश अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, कोई कानून नहीं है कि ब्याज पर कोई कैप लगाया जा सके। अब आप बताइए, 8%, 9%, 12%, 15% तो समझ में आता है, लेकिन 100% ब्याज, 500% ब्याज, तो क्या ब्याज पर भी कोई टैप होना चाहिए? इस दिशा में कोई बात होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ब्याज पर टैप होना चाहिए, लेकिन मैं उसको बताता हूं कि जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं और जिसके तहत जो लेंडिंग कंपनियां काम करती हैं, तो उनको अपनी ब्याज दरों का खुलासा करना जरूरी है और ग्राहक को प्रायर इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। इस बात को समझने की जरूरत है कि 100% लिखित दर पे कोई भी ब्याज नहीं ले सकता है, और ये कंपनियां जो लोन ऐप्स की फर्जी कंपनियां हैं, ये लोगों को गुमराह करके और 36%, 50%, 100% या 1% रोजाना का जो ब्याज ले रही हैं, निश्चित तौर पर गैर कानूनी हैं। लेकिन गैर कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर भारत के कानून कैसे लागू होंगे, और इसका एक मैं जरूरी पहलू बताता हूं, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस लागू हुई हैं तो मल्टीपल एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे रहे। संविधान के अनुसार जो लोन ऐप्स हैं ये आईटी मिनिस्ट्री के भीतर आते हैं, आरबीआई एक अपनी अलग ऑटोनॉमस बॉडी है, साइबर सेल्स राज्यों की वो संविधान के अनुसार राज्यों का विषय है, केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं ईडी और इनकम टैक्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के भीतर काम करती हैं, और जो लोन ऐप्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने में हमको एमसीए और दूसरे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की भी मदद लेनी होगी। यह काम साधारण नहीं है। और ये जो आपने एक बड़ी बात बोली है कि इंटरेस्ट रेट पर एक बंदिश होनी चाहिए, और वो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट की बात होती है, लेकिन खुलासा नहीं होने की वजह से ये शोषण हो रहा है। और इन कंपनियों के पास डेटा कहां से आता है?
ये कंपनियां इस तरीके से कॉल सेंटर से एक्सटॉर्शन कैसे कर सकती हैं? अभी हमने देखा कि एक महिला की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई, उसके बाद आरबीआई ने एक्शन लेकर के महिंद्रा के आउटसोर्सिंग पर उन्होंने रोक लगा दी। तो प्रश्न इस बात का है कि ये जो लोन एप्स का पूरा कारोबार है यही गैर कानूनी है। डेटा का आपस में जो इंटरचेंज होता है वो गैर